जब तुम किसी में कोई ऐप देखो और उसे अपने अंदर भी पाओ तो निकाल दो। अब ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो गर्मी में लाइट एंड डार्क। हमें ये जॉर्जेट टाइप जो स्टफ होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये जो फन है ना, ये इसका तालीम से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो गाना 24 आवर्स किसी ना किसी चैनल पे चल रहा था। उन्होंने टफ टाइम पाकिस्तान को दिया और आपको ऐसी टफ सीरीज चाहिए होती है बड़े टूर्नामेंट से पहले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज के शो में बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं जिन पर डिटेल में बात होने वाली है। लेकिन हमारा फॉर्मेट जो मामूल है, अच्छी बात से हम दिन का आगाज़ करते हैं। बुध का रोज़ है और अच्छी बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तुम किसी में कोई ऐप देखो और उसे अपने अंदर भी पाओ तो निकाल दो। यही हकीकी तबलीग है। इसे बुजुर्गान दीन तिलावतुल वजूद कहते हैं, यानी कि लोगों में ऐब निकालने से बेहतर है कि इंसान खुद अपने ऐबों पर नज़र रखे ताकि वो खुद की इस्लाह करके मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सके। बड़ा आसान होता है किसी और पर पॉइंट आउट करना, उंगली उठाना कि तुम्हारे में तो ये मसला है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो बाकी की 3 उंगलियां ना, ये आपकी अपनी तरफ भी होती हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि पहले अपनी तस्हीह करें, फिर किसी और की इस्लाह करें ताकि दूसरे को आपको कुछ कहने का मौका ना मिले। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। पाकिस्तानी सियासत का नया पिंडोरा बॉक्स। दुबई में जायदादें बनाने में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर। आला हुकूमती शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, उनके बच्चे शामिल। पनामा के बाद अब प्रॉपर्टीज लीक्स क्या सितम ढाएगी, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात शदीद। 80% इलाकों में टेम्परेचर में इजाफा रिकॉर्ड। सिंध और पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गर्मी आई, लॉन की बहार लाई। बड़े बड़े ब्रांड्स ने लॉन की महंगी कलेक्शन मुतारिफ करा दी। कौन से मौसम में कौन सा फैशन, कैसा फैशन, कौन सा इन कौन सा आउट, आज लाजमी बात करेंगे। और हो सके तो मेरा एक काम करो, या देखा जो चेहरा तेरा। अरशद महमूद ने जो भी गाया वो दिलों पर छा गए। पाकिस्तानी लेजेंड गुलकार अपनी 68वीं सालगिरह पर आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम रज की बात करेंगे। अभी मैं बात करूंगी पाकिस्तानी सियासत की और इश्यूज बेशुमार हैं। पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों भरपूर हलचल है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 बड़े इश्यूज हैं जिनकी निशानदेही मैं बैक वक्त फिर से करने लगी हूँ। इन चारों इश्यूज ने वाने सदर से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक तमाम जिम्मेदारान को परेशान कर दिया है। इशू नंबर 1, गंदम का मसला। किसान परेशान, लेकिन अभी तक तहकीकात में जिम्मेदारान का तयन नहीं हो सका। तो जाहिर है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इट। क्या वजह है कि अभी तक जिम्मेदारान सामने नहीं आए, इस पर बात करेंगे। दूसरा इशू कश्मीर का इशू। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं अभी मेकअप रूम में बैठे हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बयान पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि इससे हमने सबक ये सीखा है कि लोगों की, आवाम की बात सुननी चाहिए। और 23 अरब रुपया हम लोगों ने जारी किया इस मसले को हल करने के लिए। तो क्या वाकई ये मसला हल हुआ भी है या नहीं, इस पर बात करेंगे। इशू नंबर 3, एक सियासी रहनुमा की जेल में मौजूदगी और उनकी रिहाई की खबरें हैं जिनसे बिल वास्ता हुकूमत कहीं ना कहीं मसाइल का शिकार दिखाई दे रही है। और अब सोने पर सुहागा इशू नंबर 4 एक सामने आ गया। वो है जी प्रॉपर्टी लीक्स का पिंडोरा बॉक्स जो खुला है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के दादोशुमार में इंकशाफ किया गया कि 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान, उनके ख़ानदान, बैंकर्स, ब्यूरोक्रेट्स के दुबई में महंगे और आला दर्जे के इलाकों में जायदादों के मालिक निकले हैं। और यकीन करें कि जब मैंने ये खबर पढ़ी ना, तो मैं सोच रही थी कि जितने भी अफसरान हैं जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, इनकी तो सारी हमदर्दियाँ, मोहब्बतें अपने वतन से होनी चाहिए कि जो बनाएंगे इस मुल्क में बनाएंगे। लेकिन बाहर है, जाहिर है। अच्छा, मैं इस खबर के आने के बाद ये देख रही हूँ कि बहुत सारे चैनल्स पर इसको डिस्कस किया जा रहा है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये लीक्स जो सामने आई हैं, पनामा के बाद क्या हुआ जो अब हो जाएगा, या कौन तहकीकात करेगा, कौन देखेगा।
और जाहिर है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड भी हो सकती है, लीगल असासे हो सकते हैं। खैर इस पर आगे चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आती है। अभी शेख रुहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनसे बात करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि अभी हुकूमत काफ़ी मुश्किलात में हमें घिरी हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गंदम स्कैंडल केस का क्या हुआ? सोशल मीडिया का दौर है, लोग उंगलियां उठा रहे हैं। अगर निगरान सेटअप के कुछ किरदार जिम्मेदार हैं तो कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? एक जमहूरी और वोटों से चुनी गई सरकार किसानों को कैसे मुतमईन नहीं कर पा रही? ज़रा इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? बड़ा अजीब सा सवाल है जिसका जवाब तो इसका जवाब क्या मैं दे सकता हूँ यार। मतलब आपने जो बात पूछी है जी। ये बात तो बड़ी देर से कह रहा हूँ, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, बल्कि इस बात को मैं जोर दे रहा हूँ कि आपके पास वक्त बहुत कम है। आप जो पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको एड्रेस कीजिए। अब जैसे आप गंदम का स्कैंडल आप कह रहे हैं, अब यहाँ पे पता नहीं क्या ख्वाहिश होती है या को मजबूरी होती है या फिर आपकी ख्वाहिश ही कह सकता हूँ या मजबूरी कह सकता हूँ, जो आप किसी के गुनाहों को अपने गले में क्यों डाल दें भाई? सीधी सीधी बात कीजिए। या एक और मुसीबत ये है कि जब आप कमेटियां बनाते हो ना, वो कमेटी खेलना, उसका मतलब है कि आप इसमें से कुछ करना नहीं चाहते। अब इतना वक्त जाया करने के बाद तुक क्या था? अब गंदम का किसान रो रहा था तो आपको चाहिए था कि बुनियादी एक उसका रेट जो आपने निकाला था वो निकालते। किस मर्ज की तो ये डीसी और एसी और ये सारी बलाएं जो आपने पाल रखी हैं, आप उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उसको आप लोगों को इजाजत देते हैं, वो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में आप खेलते रहते हैं। वो जो कमेटियां बन जाएंगी, क्यों आई, कैसे आई, किसने आई, वो उस पर खेलते रहिए, लेकिन लोगों के अपने मसाइल तो हल कर दीजिए ना। दूसरी बात, अब मैं नहीं कुछ इस बारे में कह सकता कि कल को चेहरा बदलने से या कोई नाम बदलने से क्या फायदा होगा, ये अब आप उनसे पूछ लीजिए। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? देखिए सर, कमेटी बनाने वाले भी आप हैं और करने वाले भी आप हैं, और किसान जाहिर है हमारे मुल्क का सरमाया सासा है, हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, जितना जल्दी हो इस मसले का हल निकलना चाहिए। कश्मीर के एहतजाज पर भी आ जाते हैं, आटा और बिजली इंतहाई सस्ती वो कह रहे हैं कि जी कर दी जाए। सोशल मीडिया पर मैं कल से देख रही थी कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है, अब एक दूसरे को ये मशवरा दे रही है कि एहतजाज किया जाए, महंगी बिजली से जान छुड़ाई जाए। जब आज़ाद कश्मीर वालों की बात सुन ली है तो बाकी पाकिस्तान वालों से क्या कहेंगे आप? उनकी भी सुन लेनी चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि जब आपने कश्मीर का जिक्र किया है तो आप उसको सही तरह एक्सपोज ही नहीं कर सके कि असल मुतालबा था क्या। जो मैं पढ़ रहा था या जो मैंने सुना है वो ये था कि जी वो बिजली के बिलों का कोई मसला था या मीटरों का कोई मसला था, मीटरिंग का कोई मसला था, फिर उसके बाद कोई गंदम की प्राइस का या आटे की प्राइस का वो मसला था। आई डोंट नो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि वो प्रोटेस्ट जो हो रहा था, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उस प्रोटेस्ट के पीछे अवामिल क्या थे, उसको क्या मकसद क्या था। और यहाँ पे ये सबसे बुरी चीज जो है वो मैं समझता हूँ ब्लेम के। आप दूसरे पे ब्लेम लगा देते हैं, वो आप पे ब्लेम लगा देते हैं, वो आप पे ब्लेम लगा देते हैं, बस एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। ये करना कुछ नहीं है। बस ये है कि आपने ये क्यों नहीं देखा कि उनका असल मुतालबा क्या है। अब ये तो यूं ही है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान का हिस्सा ही है आज़ाद कश्मीर, वो कौन सा पाकिस्तान के बाहर है। बदकिस्मती है, आज तक आपने वैसे ही आज़ाद कश्मीर लगा के बना दिया हुआ है। सारा कुछ तो आप उसको मैनेज करते हैं, सारा कुछ आप करते हैं। छोड़िए इसको, मतलब नाम दीजिए आप। अब कल को आप किसी और जगह पे आके वो भी ये शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी हम नहीं बिजली का बिल देते, ठीक है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, तो फिर आप वो भी रोक देंगे। जो मैंने पढ़ा है, मैंने भी ये पढ़ा कि 50% सब्सिडाइज कर रहे हैं आप आटे पे, आप बिजली में भी सब्सिडाइज करते हैं, आप सबको भी। मकसद क्या है आपका? या तो फिर इसलिए। और फिर मजे वाली बात यह है कि ये हिस्सा बड़ा असूदा हाल हिस्सा है, बहुत ही असूदा हाल है। जो बैकलॉग जो है, वो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको तो आप समझ सकते हैं, लेकिन बाकी जो आप जरा जाके देखिए वहाँ पे बेहद असूदगी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपके बाहर गए हुए हैं। और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में सारा इंग्लैंड में बहुत तादाद है उन लोगों की जो जिनका ताल्लुक कश्मीर के साथ है। और
मेरा अपना ख्याल है कि इसमें जो कोताही या जो गलती की गई वो ये की गई कि भाई आप इसको उजागर करें, आप बताएं, एक्सपोज करें, आप लोगों को इंटीमेट करें कि भाई आखिरकार वो लोग इस जो मुतालबात थे वो मुतालबात थे क्या। आपको पता क्या मुतालबात थे? आप मुझे बता दीजिए, मैं ताकि सर अब ये तो नहीं हो सकता कि जो लोग लंदन गए हुए हैं वो बिजली के बड़े बड़े बिल भी अदा करेंगे। जाहिर है आप लोग हुकूमत में, सरकार में बैठे हुए हैं और ये अवाम है वहाँ की आसूदा हाल है, तो इनकी आसूदगी आप लोगों ने ही दूर करनी है। अच्छा, अब जहाँ पर आसूदगी दूर करने की बात हो रही है तो अब आप ये हालात तो ये देखिए कि सोलर पैनल्स एक मुतबादिल ज़राया बिजली के, उस पर भी टैक्स लग गया है। ये हुकूमत की क्या ये बेहतर पॉलिसी है? अब क्या समझते हैं आप? माहौलियाती तब्दीलियों को भी देखा जाए तो हुकूमत को क्या ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें सोलर मुफ्त दिए जाएं, उल्टा टैक्स लगा दिया गया? हाल में इस बारे में एक खबर आई थी सोशल मीडिया पे, और जरूरी नहीं होता कि सोशल मीडिया पे जो खबरें होती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, उसमें मोस्टली फेक खबरें होती हैं। और ये जो खबर आई थी उसकी फिर मेरे ख्याल में शायद कोऑर्डिनेशन आ गई थी कि ये गलत खबर है। अब वैसे अगर ये खबर, फर्ज कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर फर्ज कीजिए ये खबर है तो वो इंतहाई बदकिस्मती है कि एक तरफ तो आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, एक तरफ तो आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी आपकी बिजली की प्रोडक्शन जो है उसको आप कम करके आप लोगों के चाहते हैं कि वो खुद अपनी प्रोडक्शन कर ले, और आप उसके सोलर के ऊपर आप टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। और क्यों लगा रहे हैं आप? आपके मतलब आपकी, या तो देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ छोटी सी, अगर तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर तो आपका टैक्स लगाना बनता है, इसलिए कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये आप अपनी सर्विसेज तो नहीं दे रहे, ये तो खुद अपने लोग अपने पास से इसका इतला कर रहे हैं, और दूसरे लफ्जों में आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और अगर आप इस मदद का मुआवजा लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त तो नहीं है। अगर टैक्स ही लेना है तो फिर तो अल्लाह ताला लेगा ना। अल्लाह, सोलर तो अल्लाह का है, सूरज खुदा की मलकियत है ना, आपकी इंसान की मलकियत तो नहीं है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट की मलकियत तो नहीं है कि उसकी शुआएं हैं उसमें कतरन लगा। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि प्रॉपर्टी, सही, चलें देखते हैं ये खबर, जाहिर है कुछ ना कुछ हकीकत है, तभी तो सोशल मीडिया पर बात भी हुई है, लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। आखिर में ये बता दीजिए कि प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग कितनी अहम है, और जो होना था सो हो गया। अब अगर नाम सामने आए तो क्या इंक्वायरी बैठेगी कि किसने कहाँ से किस तरह से पैसा बनाया, जो दुबई पहुंचा इतने इतने रियाल, तो ये लीगल तरीका था भी या नहीं, कौन देखेगा? कुछ नहीं होता ना, कुछ हुआ आज तक, कुछ जो आप समझते हैं इससे भी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अब आप इसको बड़ा लाइट लीजिए। आपका नाम है इस 17,000 में, मेरा नाम है इस 17,000 में, कितनी बदकिस्मती की बात है, वाली शर्मिंदगी की बात है दोनों के लिए। तो आपको मुझे क्या लेना देना यार इस बातों से? इनसे क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत के लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? चले सर, अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है तो उस पर बात भी ना हो। जाहिर है बात तो होगी जब बात निकली है। तो बहुत शुक्रिया आपका शेख रुहेल असगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और मैंने शुरू में की कि लीगल तरीक़ाकार था, डिक्लेयर्ड थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़राए आमदनी इतना नहीं था, एक 20-30 हज़ार कमाने वाला हो लेकिन हो सरकारी पोस्ट पर, दुबई में उसके जनाब फ्लैट या बंगले हों, तो ये तो ज़ाहिर है इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो सरकार होती है उसी को करना होती है। तो देखते हैं आगे चलकर इस पर क्या होता है क्या नहीं होता। अब आ जाते हैं जनाब इस सियासी गर्मा गर्मी के बाद कुछ मौसमी गर्मी की बात करते हैं। बार बार की वार्निंग के बावजूद पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के आम शहरियों को इस वक्त शऊर की शदीद ज़रूरत है। लोगों में दरख्त लगाने का रुझान बिल्कुल नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमती इक़दामात भी इंतहाई महदूद हैं। नतीजा ये निकला है कि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खुश्क इलाकों में बिलखुसूस सिंध में बारिश बहुत कम हो गई है, और अब खदशा ये है कि यही सूरत हाल रही तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के दर्जा हरारत में ख़तरनाक हद तक इजाफा होगा, जो कि बहुत तबाहकुन होगा। कल सूरत हाल ये रही है कि मुल्क के 80% इलाकों में टेम्परेचर बढ़ा है। सिंध और पंजाब के अक्सर मकामात पर टेम्परेचर 43 से 48 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचने का खदशा है। तो अगर आपको याद हो तो साल 2002 से ये वार्निंग दी जा रही थी कि दरख्त लगाएं, इक़दामात करें। 20 साल बाद साल 2020 में ये इंकशाफ हुआ था कि टेम्परेचर बढ़ने से
ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आर्जी झीलें बन रही हैं। इससे पहले साल 2010 से तकरीबन हर साल हमें शदीद सैलाबों का सामना है और अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि जिन बच्चों को पालने और अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए मेहनत करते हैं, आने वाले 10-12 सालों में उनका सांस लेना भी कहीं उनका मुश्किल ना हो जाए। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें महकमे मौसमियात से सरदार सरफराज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, मैंने लोगों की याद दहानी के लिए सारा कुछ बताया। ये जो पूरी एक ट्रेल है कि किस तरह पहले वार्निंग आई, फिर जनाब कहा गया ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फिर सैलाब आए, फिर टेम्परेचर बढ़ा, बारिशें कम हो गई। अब बार बार ये बात हो रही है कि दरख्त लगाएं ताकि कुछ बेहतरी आ सके मौसम में। अभी जो जितने हालात बिगड़ चुके हैं, कितना संगीन हमें मौसम बर्दाश्त करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो इसकी करंट हीट वेव की या जो बढ़ते हुए टेम्परेचर हैं उन पे बात करते हैं। जाहिर है कि अब आगे पहले तो लकीली कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बायस बारिशें हो रही थी, तो उसके नतीजे में टेम्परेचर अभी तक इतने ख़ातर खा नहीं बढ़े थे। ख़ासकर अप्रैल का महीना तो बहुत अच्छा गुजरा था और मई भी अभी तक उतना बहुत शदीद गर्म नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ख़ासकर 19 या 20 मई के बाद आप कह सकते हैं जो अगले 10-12 दिन होंगे वो शदीद गर्म होंगे पूरे मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में, ख़ासकर पूरे पंजाब और नीचे फिर सिंध और सिंध के वस्ती। हमें कितना मोहतात रहना है? मतलब मैं तो खबरों में बड़ी भौलनाक सिचुएशन देख रही हूँ कि 48-50 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है, जो अच्छा खासा होता है। जी बिल्कुल जा सकता है। अपर सिंध में खासकर आपको याद होगा 2022 में तो अप्रैल के महीने में जैकोबाद में 50 डिग्री चला गया था और नवाबशाह में भी 49 या समथिंग गया था। तो मई और जून तो आपको पता है गर्म तरीन महीने होते हैं, तो इनमें तो गर्मी में इतनी मतलब इसी शिद्दत की गर्मी हम हर साल ही फेस करते हैं मई और जून में बिलखुसूस। तो एक्सपेक्टेड यही है कि आगे जो है ना 20 मई के बाद 19-20 मई के बाद बिल्कुल ड्राई वेदर है पूरे मुल्क के बेशतर हिस्सों में, सिवाय KP के बिल्कुल शुमाली इलाका जाते हैं जो एक्सट्रीम नॉर्थ में और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान उन इलाकों में कहीं बारिश हो सकती है। दीगर जगहों में मुल्क के दीगर इलाकों में चूँकि मतला साफ़ रहेगा, वेदर बिल्कुल ड्राई रहेगा, तो ज़ाहिर फिर फिर बहुत बढ़ेगा। तो बिल्कुल 20 के बाद जो है 20 मई के बाद पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके और सिंध के बेशतर इलाकों में 48 से 50 की रेंज में टेम्परेचर जा सकता है। तो दूसरी बात जो आपने की ओवरऑल, जैसे हर साल पिछले साल के मुकाबले में अगला साल हम देखते हैं कि निस्बतन गर्मी आ रहा है पूरा ग्लोबली। जैसे 2023 बहुत गर्म साल गुजरा जो 1850 या 1900 का प्री इंडस्ट्रियल ईरा है, उससे जब कंपेयर करते हैं तो ग्लोबली अब तक टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो उस 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड के नतीजे में ज़ाहिर है कि बेशतर जगहों में हीट वेव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है गर्मियों में, और फिर कहीं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, फ्लड्स की सूरत हाल देखनी पड़ती है, फिर कहीं ड्राउट शदीद हो जाता है। तो ये अच्छा, सरदार साहब मुझे ये बताएगा कि मैं अभी हम लोगों के पास तो आपको पता है कि मेहमान हर फील्ड से रिलेटेड आते रहते हैं, हम उनसे बात करते रहते हैं। तो हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि जी अभी हमारे यहाँ एटलीस्ट ओजोन की जो लेयर है वो इंटैक्ट है, वो उस तरह से मुतासर नहीं है। फिर आपको पता है कि ये जो माहौलियाती पोल्यूशन है उसमें भी हम लोगों का किरदार बहुत कम है कार्बन की अगर बात की जाए। लेकिन हम लोग जितना ज़्यादा ये क्लाइमेट चेंज को लेकर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में इसके पीछे जो आपका अपना नज़रिया है, क्या वजूहात हैं जो कि हमें अब इतनी सख्ती मौसम की बर्दाश्त करना पड़ रही है? देखिए, वो कहते हैं ना मौसम की और क्लाइमेट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये नहीं है कि जिस मुल्क ने ज़्यादा पोल्यूशन की है, जिस मुल्क ने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की है तो वही ज़्यादा मुतासर होगा। वो कोई भी मुल्क मुतासर हो सकता है, लेकिन जो मुल्क ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो ज़्यादा ज़द पज़ीर होते हैं हमारी तरह, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं होता, जो क्लाइमेट चेंज के साथ रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो हमारे ज़्यादा मुतासर होने की वजह यही है कि हम सही। चले जी सरदार साहब, अब दुआई की जा सकती है कि अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी रीस्ट्रक्चरिंग हो, हम भी जनाब इसको लेकर कुछ सीरियस हो जाएं, और आगे ज़ाहिर है बच्चों का अगर हम सोचें तो अल्लाह करे क्यों नहीं ये हालात इस तरह से ना देखने पड़े और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन आपने अलर्ट टेम्परेचर 50 तक जा सकता है, बुजुर्गों को बचाएं, पानी ज़्यादा पिएँ, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, अपने सरों को ढक के रखें, दरख्त लगाएं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।
वेलकम बैक नाजरीन, और मैं अब तमाम ख़वातीन को कहूँगी कि अलर्ट हो जाएं, मेरी बात गौर से सुने, लोगों से मशवरे लेने छोड़ दें। जो ऑथेंटिक बंदा होता है ना, डिज़ाइनर जिसकी सेंस होती है, उसकी बात गौर से सुने और बस फिर ज़रा खूबसूरत लग के दिखाएं, आप लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मौसम के अतबार से फ़ैशन की बात अब करते हैं। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला ने इंसानों और तमाम जानदारों के लिए जो कलर्स बनाए हैं ना, उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? कभी गौर किया है? आपने कभी नहीं सोचा होगा कि रंगों के पीछे भी कोई मकसद हो सकता है। हज़ारों शेड्स बने तो ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह तो होगी, क्योंकि रंग बन गया, इसको मिलाया उसको मिलाया तो ये रंग बन गया, तो कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक ज़रूर होगी। तो बात है कि गर्मी की मुनासिबत से लिबास और उसके रंग का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन और लड़कियाँ चूँकि बहुत हसास तबीयत रखती हैं, इसलिए उन्हें लिबास के इंतखाब में भी दर्जा हरारत को देखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। तो हर रंग अपनी एक तासीर और तवानाई रखता है, इसलिए अल्लाह ने मुख्तलिफ रंग बनाए हैं। कुछ रंगों का मिजाज गर्म होता है, कुछ का ठंडा होता है। पाकिस्तान में चूँकि मौसम गर्म काफ़ी तवील रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लिबास का इंतखाब किया जाए जो कि देखने वालों को कुछ ठंडक का एहसास दे, आपको खुद भी ठंडक का एहसास दे। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मुझे मशहूर फैशन डिज़ाइनर है किरण अफजल जो कि ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू आवर शो किरण। अस्सलाम थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। वाकई मैंने सही कहा है ना अभी कि अल्लाह ताला ने रंग ऐसे ही नहीं बनाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हर रंग के पीछे कोई ना कोई कहानी है। हाँ, कभी कभी हम कहते हैं ना, तुमने इतना डार्क कलर गर्मी में पहना हुआ है, तुम्हें देख के मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, ऐसा होता है ना। exactly. तो गर्मियों के कुछ अपने रंग हैं, सर्दियों के कुछ अपने रंग हैं। तो मुझे बताइएगा कि अब ये जो गर्मी माशाल्लाह काफी ठीक ठाक पड़ रही है, ओहो, तो उसमें कौन से कलर्स हैं जो इन है आजकल? अच्छा, वैसे अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग है ना हमारे यहाँ, लेकिन कराची में इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन वही नॉर्मली लाइट्स कलर ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैं अब ये सोचती हूँ, जैसे आपने तरबूजी रंग पहना मैंने पहना है तो ये अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है वाकई। तो अब ये कि कलर्स जो है ना, इस वक्त ये ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल लाइट कलर्स पे ही जाएं, डार्क भी हम पहन सकते हैं। लेकिन वेदर ऐसा है, हम लोग ये सोचते हैं कि जी इतनी गर्मी है तो इसमें लाइट ही अच्छा लगेगा। सम टाइम गर्मी में भी कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने अभी पर्पल पहना हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा कलर डार्क है, ये सॉलिड डार्क है, डार्क कलर है। एक ब्लैक कलर ऐसा है, वो गर्मी सर्दी हर मौसम में चलता है। मेरा तो डार्क कलर पहनने का एक मकसद ये भी होता है कि हम लोग तो डेली पहनते हैं ना, तो किसी दिन लाइट पहन लेते हैं, बहुत लाइट हो जाए तो होता है कि आप कुछ डार्क पहनना चाहिए। तो आज जैसा कल मैंने लाइट पहना, परसों भी लाइट पहना, तो आज मैंने डार्क का इंतखाब किया। तो ये गर्मियों में, लेकिन बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ कराची में गर्मी जल्दी आ जाती है। तो ऐसे में जो मुझे कलर समझ आते हैं, एक फिरोजी कलर या फिर एक लाइट सी ग्रीन सा कलर, जैसे मैं वार्डरोब में भी लेके आई हूँ, एक बहुत लाइट सा ग्रीन होता है और एक लाइट फ्रोजी होता है, लाइट पर्पल। अच्छा, दिखा देना, आप लेके दिखाएं भी आप फिर। अच्छा चले, आप उठ सकती हैं? हाँ, उठ सकती हैं, आप दिखाइए। अच्छा, जैसे अब लाइट्स कलर की हम बात कर रहे हैं, तो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। जैसे अब ये कलर है, बिल्कुल ये बहुत प्यारा कलर है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये है तो लाइट सूट, लेकिन थोड़ा सा हमने ना इसमें जो दुपट्टा है वो डार्क कलर का किया हुआ है। अच्छा, सही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जो इसमें बेल आ रही है, मैं यहाँ से दिखा भी देती हूँ ना। तो ये देखिए जनाब, ये लाइट कलर है और इसका दुपट्टा कुछ डार्क है, लेकिन बड़ा प्यारा मजे का कॉम्बिनेशन है ना। अब इसी तरह हम इसमें यहाँ दिखाऊं या यहाँ दिखा रही हूँ? चलें, ये देखें। अच्छा, और अब डार्क पे चले जाएं। अब ये डार्क पर्पल देखें, ये भी गर्मी का कलर कितना वाइब्रेंट सा कलर है ये देखें। अब इसमें क्या है कि हमने पूरा लाइट सिल्क है, हाँ, बिल्कुल, और खतान सिल्क है इसमें, और शिफॉन सिल्क टाइप का आजकल एक मटेरियल चल रहा है। आपने इसके साथ ना प्रिंटेड दुपट्टा और ट्राउजर कर दिया, स्लीव्स भी इसके प्रिंटेड है। हाँ, स्लीव भी प्रिंटेड है। ठीक है। अब इसी तरह ये एक लाइट फोन कलर है, ये बहुत प्यारा कलर है, ये भी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। ये दिखाइए कैमरामैन, इधर 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 मेरी तरफ देखिए। ये देखें जी जनाब, कितना प्यारा ये कलर है, और इसके स्लीव्स पे इन्होंने आगे नेट यूज़ किया है, और ये बड़े प्यारे से इसके बटन्स ये लगाए हैं बंच टाइप। बहुत अच्छा कलर है ये भी ना, बिस्किट कलर इसे कहेंगे हम जी। अब ये देखें, ये लाइट, अब ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो गर्मी में लाइट एंड डार्क हम मतलब ये सोचें कि हम बिल्कुल लाइट पे जाएं तो हम लाइट पे नहीं जा सकते, हम डार्क पे भी जा सकते हैं। अच्छा, लाइट से पता है गर्मियों में एक हम लोग उन कपड़ों से भी बहुत इरिटेट फील करते हैं, थोड़े से ना चुभने वाला स्टफ होता है। वो जितना अकड़ा हुआ होगा उसमें गर्मी भी लगती है, चुभेगा। लोग तो ज़्यादातर लॉन पसंद करते हैं, लेकिन अब जैसे इसमें मैंने शिफॉन इस्तेमाल की हुई है, मैंने इसमें रॉ सिल्क है बिल्कुल पतला वाला। सबसे कंफर्टेबल स्टफ कौन सा है? अगर फॉर्मल में जाएं तो शिफॉन है, और जाती मेरी वो तो मैं कहती हूँ लॉन पहने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, गर्मियों में लॉन बड़ा सुकून देती है। एग्जैक्टली।
अच्छा, और इसके अलावा दिखाएगा ये कलर, मैं कलर्स देख रही हूँ, बड़े मजे मजे के कलर्स हैं। देखें अब ये थोड़ा ये कलर बहुत प्यारा है, पिस्ताचियो कलर है, ये देखें ये भी बहुत प्यारा कलर है। अच्छा, और हम लोग जैसा स्क्रीन के लोग हैं ना, मतलब हमें टीवी पे आना होता है तो उसमें हमें ये जॉर्जेट टाइप जो स्टफ होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये पहनने में कोई जिनका ज्यादा वेट है ना, वो भी ये वाला स्टफ पहनते हैं ना, तो आपकी जो लुक है ना बड़ी अच्छी आती है। सही, क्योंकि इसमें जो है ना, अब ये ब्राउनिश कलर है, ये बहुत प्यारा कलर है जी। लाइन मुझे दे दे। अच्छा, मैं ये आपको पकड़ाती हूँ, अब वो दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, ये ब्राउन कलर है, ये भी अच्छा। आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप ना सिंपल रखा है, आपने इनको ज्यादा ओवरलोड नहीं किया, नहीं एम्ब्रॉयडरी से इतना ज्यादा। देखिए हर आप देखें ना, कढ़ाइयाँ एम्ब्रॉयडरी पहन के बेसिकली लोगों को इतना सेंस आ गया है लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया इतना खवातीन हैं जो कि लॉन के जो नॉर्मल एक कैजुअल पहनने वाले कपड़े हैं, वो भले वो लोग प्रिंटेड खरीद रही हैं, लेकिन जो ऑफिस वर्क करने वाली खवातीन है ना, वो प्लेन्स पे चली गई हैं, वो नहीं पसंद करती अब ज्यादा भरे हुए कपड़े। लुक बड़ी अच्छी आती है। आप एक काम करने जा रहे हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं आप ना, अच्छा जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो तो जाहिर सी बात है घर में भी काम कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, फैमिलीज में भी आ जा रही हैं, तो वो कुछ भी अगर कैरी कर लेती हैं वो अपने हिसाब से करती हैं। लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स है उसको अपना देखना पड़ता है कि उसकी जॉब क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसी ड्रेसिंग करनी है, तो उसके लिए ज्यादातर ये होता है कि इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, यानी कि अच्छा गर्मियों में भी जाहिर है, गर्मियों में अगर आप ज्यादा प्लेन्स की तरफ और लाइट कलर्स पे जाएं तो वो देखने वाले को भी अच्छे लगते हैं और आप बड़ी ग्रेसफुल लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, और अच्छा अब ये एक वाइट है, ये वाइट भी अच्छा लग रहा है जी। वाइट में आपने नेट का साथ यूज किया है, नेट की शर्ट है ये, सही। अच्छा, ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल भी आजकल बहुत चला हुआ है। हाँ, खादी नेट बहुत है, ऑर्गेन्जा बहुत है। अच्छा, खादी नेट का हमेशा से दुपट्टा मुझे अच्छा लगता है। हाँ। ड्रेस अगर भले आपका किसी दूसरे स्टफ का खादी नेट का दुपट्टा और लॉन के साथ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे में कमी रखती हूँ, तो उसकी वजह है कि नॉर्मली ना जो लेडीज होती हैं उनसे कैरी नहीं कर पा रही होती हैं, कैरी नहीं कर पा रही। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल शेफून हो, जॉर्जेट हो, नेट हो, ये नेट पे भी अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें ना बड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। कपड़े तो ठीक है आपके होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरऑल चाहते हैं कि खूबसूरत लगे, तो ये कर्ल्स और बिखरे हुए बाल ये भी गर्मियों में बड़े इरिटेट करते हैं। अच्छी सी प्यारी सी पोनी बनाई हो आपने, स्लीक सी, साथ में आपका लाइट कलर का ड्रेस हो, लाइट सा मेकअप हो, तो आप बड़े प्यारे लगते हैं। बाकी जो कलर्स हैं वो हमें किरण दिखा रही हैं कौन कौन से हम गर्मियों में पहन सकते हैं। बहुत सारे कलर्स उन्होंने दिखाए हैं, पीच, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, अच्छा, बेज कलर, ये डार्क आ गया। अब ये डार्क नेवी ब्लू में देख लें आप, ये भी प्यारा लग रहा है। हाँ। अच्छा, जो लोग थोड़ा सा जरा चबी होते हैं ना, वो डार्क कलर्स पहनते हैं exactly. ताकि वो थोड़े से पतले लगे। मुझे कैमरामैन बताना चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा इधर हो जाऊं, तो ये देखें जनाब, अगर थोड़ा सा आप सेमी फॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं तो ये देखें, ये बड़ा प्यारा लग रहा है और डार्क कलर में थोड़े पतले भी लगते हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, ये बहुत प्यारा कलर है, ये कितनी प्यारी फ्रॉक। ये वो वाला येलो नहीं है, ये मस्टर्ड येलो कलर, ये मस्टर्ड येलो है। अच्छा, आपको पता है कि खास तौर पे मुझे ना फ्रॉक, और इसके साथ जो है ना ये पूरा गोटे का दुपट्टा है, वेरी नाइस। ये थोड़ा सा मतलब वो है कि फॉर्मल में चला जाता है। और मैं आपको ये बताने लगी थी, लेकिन मैंने इसकी 2 वेराइटीज रखी हुई हैं। अच्छा, शर्ट में भी है ये हमने प्लेन सूट भी रखा हुआ है इस तरह इसके साथ, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना फ्रॉक्स की तरफ जाऊं, लॉन्ग फ्रॉक, इसमें ना इंसान की बड़ी प्यारी स्मार्ट सी लुक आती है। तो ये आपने अच्छा किया कि जो लोग शर्ट्स पसंद करते हैं वो इसी कलर में शर्ट ले लेंगे, और जिसको फ्रॉक पसंद है तो वो ये पहन सकता है। मुझे खैर फ्रॉक अच्छा लगा है। अब आपने जो पहना पहली बुकिंग करा ली सर। बिल्कुल। अच्छा, ये मूनलाइट है, मूनलाइट, हाँ ये मूनलाइट है। अच्छा, किसी जमाने में मूनलाइट बहुत चलता था, बहुत आया हुआ है। अच्छा, बहुत आया, बहुत फैशन में आया हुआ है, और इतने कलर्स हैं इसमें, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है ये भी ना, ये देखें जनाब, मूनलाइट। अच्छा, स्क्रीन पे इसकी चमक उस तरह नजर नहीं आएगी शायद लाइट्स की वजह से, अब थोड़ी बहुत नजर आ रही है, और ये भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसको भी मैं फॉर्मल में कंसिडर करूंगी, उनके नॉर्मल पहनेंगे तो लगेगा कुछ ज्यादा तैयार होकर घूम रही है। जैसे पार्टीज हैं, एंगेजमेंट हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं गर्मियों के लिहाज से, गर्मियों के लिहाज से जबरदस्त। अच्छा, ये जो जनाब पिंक कलर है, ये है, क्या है? ये भी अच्छा लग रहा है कुछ, ये गाउन है, थोड़ा सा प्रेस का थोड़ा सा हो रहा है इशू, तो ये जाहिर है जब इंसान रख के लेके आता है तो उसकी प्रेस थोड़ी तो सी ये भी अच्छा है जी, ये भी प्यारा लग रहा है। ये देखिए जनाब, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है जी। इसके अंदर इन्होंने ग्रीन कलर की वो रखी है, जो पैंट है इसके अंदर, शॉर्ट शर्ट है, और उसके ऊपर से ओपन गाउन है, ये ओपन ओके ओके जी जी, ये भी प्यारा कॉम्बिनेशन है। ये भी हल्का सा सेमी फॉर्मल है, आप किसी तकरीब में वेयर कर सकते हैं,
बाजुकात ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉन्वोकेशन हो या फिर कुछ तरह की सेरेमनी हो। वैसे मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चले जी आए, अब हम बैठते हैं और बैठ के जनाब थोड़ा सा और हम लोग कलर्स को और ड्रेसेस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ या मैं आजकल जो मार्केट में जहन लेके जाती हूँ ना, मैं चाह रही हूँ वो ख़वातीन जो कि मार्केट में निकलती हैं उनको समझ नहीं आती कि अपने लिए ख़रीदें क्या। एक हाथ की कढ़ाई आजकल बहुत लॉन के कपड़ों के ऊपर मतलब हमें नजर आती है, कढ़ाई, वो कपड़ा भी बहुत नरम होता है। हाँ शिफॉन है, मुल्तानी कढ़ाई। हाँ मुल्तानी कढ़ाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। जी जी, और आजकल बहुत इन हुआ है वो, बहुत और चिकनकारी बहुत इन है, चिकनकारी बहुत इन है। अच्छा ये वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, मतलब कुछ सीज़न में चली फिर ऑफ हो गई, फिर दोबारा से वही सीज़न आ गया। अच्छा इसमें हम ये नहीं कहते कि ये मुल्तानी कढ़ाई बहुत नई चीज़ आई है वही पुरानी चीज़, लेकिन दोबारा से इन हो गई है। अच्छा कलर्स पे डिपेंड करता है, कलर जो आपके मौसम की मुनासबत से हैं वो दोबारा भी आए तो बिकते हैं, अच्छे लगते हैं। exactly. अच्छा अब ना क्योंकि टाइम कम है, मुझे बस ये बता दीजिए कि लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स सब चल रहा है इस वक्त, सब चल रहा है, इवन शलवार्स भी बहुत आई हुई हैं, बहुत। यकीन माने जिस जमाने में लॉन्ग शर्ट्स चल रही थी ना, उस वक्त ये टेंशन थी कि जब छोटी शर्टें आ गई तो ये सब कटवानी पड़ेंगी। नहीं, क्योंकि देखिए मेरा तो काम ही यही है ना, मेरे पास तो हर तरह का कस्टमर होता है, तो हर कस्टमर यही कहता है कि आप बताएं लॉन्ग रखनी। मैंने कहा भाई आप सबसे पहले तो अपना देखो आप क्या कैरी करके अच्छे लग रहे हो। अब एक खातून है जो अच्छी खासी मोटी हैं, हाइट उनकी कम है, तो वो अगर पहनती हैं शॉर्ट शर्ट तो वो बहुत बुरी लगेगी। तो वो लॉन्ग शर्ट पहनती हैं, उसके साथ वो खड़ी शलवार पहनती हैं तो फिर डिसेंट लगेंगी, अच्छी लगेंगी। और अगर कोई लंबी है और वो पहन लेती है फुल लंबी शर्ट तो वो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा मसला हमारा ये है कि हम लगना भी खूबसूरत चाहते हैं, लेकिन जब हमारे सामने खाना आता है तो हमारा मुंह भी नहीं रुकता। वेरी सॉरी टू से। तो इसके लिए ना एक मुसलसल मोटिवेशन चाहिए होती है कि मुंह भी बंद रहे। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो हेल्दी खाएं, अपना ख्याल रखें तो आप प्यारे लगेंगे। इतने फ्रूट्स आए हुए होते हैं यार, मतलब आप फ्रूट्स अब आम आ गए, जालिम। अच्छा खैर चले जी, मैं सेगमेंट में लास्ट में यही कहूँगी कि कलर्स आप खूबसूरत चूज़ करें, बाकी जो आप अच्छा कैरी कर सकते हैं अपनी फिजिक को देखते हुए, शॉर्ट शर्ट लॉन्ग शर्ट ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप सो आपको इस सेगमेंट पसंद आया होगा। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। आज बड़ी जबरदस्त महफिल है। इस तरफ मेरे मौजूद हैं मर्शद साहब जिनकी आज सालगिरह भी है, और मैं आपको हैप्पी बर्थडे भी कहूंगी। और ऐसे ही माशाल्लाह आप कई सालगिरहें सेलिब्रेट करें और जीते रहें, खुश रहें, लोगों के दिल ऐसे खुश करते रहें। और इस तरफ मेरे जनाब मौजूद हैं नासिर खान बुनेरी साहब, सिंध के एक वर्सटाइल आर्टिस्ट, और सिंधी क्या, पश्तो क्या, उर्दू क्या, यादगार ड्रामों में आपने काम किया है और किरदार निभाया, तो ऐसा निभाया कि लोगों के दिलों में घर कर गया। और बड़ा इस वक्त ना मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है कि ये सिंधी भी, पश्तो भी, उर्दू भी, ना सिर्फ अदाकारी बल्कि गाते भी हैं, अभी इनसे बहुत कुछ सुनना भी है। और इस तरफ जनाब अरशद साहब हैं जिन्होंने पंजाबी में भी गाया, सिंधी में भी गाया, उर्दू में भी गाया, और आज मुल्तानी चप्पल भी पहनी हुई है, सराइकी मुल्तानी चप्पल भी पहनी हुई है आज ना, पंजाबी शलवार कमीज के साथ सराइकी चप्पल भी पहनी हुई है। तो ये बड़ा प्यारा इम्तिजाज है, जिसे कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होता है ना, फनकार होता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, वो सब गाता है और बस उसका मकसद ये होता है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, और जाहिर है वो दिल की आवाज़ होती है ना एक। तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि आज ये दोनों शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि अरशद साहब सालगिरह कैसे सेलिब्रेट करते हैं बता दें। सालगिरह तो एक ज़माने में सेलिब्रेट किया करते थे, अब तो बच्चे मेरे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। इत्तेफाक की बात है कि हम तो खुश होते हैं ना कि मेरी सालगिरह है, अच्छा। लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक साल कम हो रहा होता है ना। तो इत्तेफाक की बात है कि कल मेरे नवासे मुक्तदा भट्ट की सालगिरह थी। अच्छा। उन्होंने लंदन में अपने माँ बाप के साथ मनाई। अच्छा। और मेरी सालगिरह आज है, तो मेरी सालगिरह मेरी बेटी, मेरे दामाद जो हैं वो लंदन में मना रहे, और मेरा बेटा और मेरी बहू जो है वो मियामी में मनाएंगे आज। तो आप अकेले यहाँ मना रहे हैं? नहीं, मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों। अच्छा। अच्छा वैसे मैं बताऊँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक साल जिंदगी का कम हो रहा था, हम सालगिरह मनाते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह लेती हूँ कि हमने इस पूरे साल में
जो अपनी बेहतरी के लिए किया, या जितना हम जिंदगी में कामयाब हुए, थोड़ा और आगे बढ़े, ये हम उसकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं कि पूरा साल मुकम्मल हो गया है। मेरी एज का 1 साल तो कम हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा खुशी से गुजारा और मैं इतना कामयाब। और मैंने इस साल में, जो मेरा साल गुजर गया, मैंने उस साल में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। कोशिश क्या करें कि जो आपके गुजर गया साल, उसमें इतने अच्छे काम होने चाहिए कि लोग आपको अच्छे अच्छे कामों की वजह से आपको याद रखें। बिल्कुल, बड़ी प्यारी आपने बात की है। अच्छा बुनेरी साहब, मुझे बताएगा, लुक आपकी बिल्कुल पश्तून है कि आप अगर बात नहीं भी करेंगे तो पता चलेगा जी ये पठान आदमी है। अब उसमें आपने सिंधी ड्रामों में काम किया, इतना ज़बरदस्त काम किया कि मिजाहिया किरदार आपने बड़े अच्छे निभाए, फिर उर्दू भी, तो ये मतलब शौक किस तरह आपको पैदा हुआ? देखें शहरिश, ये जो फ़न है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब ये सीखने से नहीं आप सीख सकते, भले आप PhD कर लें, लेकिन आपको ये जो फ़न है ना, ये इसका तालीम से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, अल्लाह ताला ने आपको दी है। तो बस ये यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ठोकना चाहूँगा, आप मुझसे बड़े हैं लेकिन माइंड ना कीजिएगा। नहीं, देखिए, कोई भी जैसे पत्थर में से कोई डायमंड निकलता है ना, तो उसको तराशना पड़ता है, कीमत फिर बनती है उसकी। तो अल्लाह ताला ने आपको अच्छी आवाज़ तो दी है, लेकिन आपको सीखना ज़रूर है। जब तक आप सुनिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके गले का स्केल क्या है, आपको पता ही नहीं है कि मतलब पूरिया क्या है, पूरिया धनासरी क्या है, मारवा क्या है, जब तक आपको किसी रागदारी का इल्म नहीं होगा तो आप गा नहीं सकते। स्कूल में भी जब आप जाते हैं तो आपको इल्म तो आपकी माँ सिखा देती है, लेकिन वो इल्म जो दुनियावी इल्म है वो आपको किताबें सिखाएंगी। किताब पढ़ने से नहीं आएगा, किताब आपको सिखाने वाला, कहते हैं ना, गुरु बिन कैसे गुनावे, गुनियन में बेगुनी कहलावे। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। खान साहब, नहीं, मैं तालीम की मैं मुखालफत नहीं कर रहा अरशद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने PhD किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन फ़नी सलाहियत आप में नहीं है, तो आप तालीम से तो आप दुनिया की हर चीज़, लेकिन फ़न जो है ना वो मोहताज नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा। नहीं। देखिए, आपका जो काम है ना सर, आपका काम जो म्यूज़िक का है, उसमें 7 राग है, आपको सा रे गा मा पा दा ये सीखना है। लेकिन एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि ये अल्लाह ताला ने आपको गॉड गिफ्ट, हाँ आपकी पॉलिश तो हो रही है आपको, लेकिन फ़न जो है ना वो आप, मैं ये समझता हूँ, मैं अपने हर किसी के अपनी जाती राय कह रहे हैं, लेकिन एक्टिंग को भी सीखा जाता है। नहीं देखिए, इसमें कोई हमारा खुदा न खास्ता कोई डिबेट नहीं हो रही, हम तो वैसे बात कर रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, जाहिर है गायकी तो सीखना पड़ती है। एक्टिंग समटाइम कुछ लोग गॉड गिफ्टेड या बाय बॉर्न एक्टर होते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं होता, लेकिन ऐसी अदाकारी करते हैं कि आप दंग रह जाते हैं। अब हमारे टिकटॉकर्स को देखें आप, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जनाब लाजवाब हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी नासिर साहब, थोड़ा सा जरा मुझे बताइएगा कि कैसे शुरुआत हुई, और अब माशाल्लाह अब तो आपके बच्चे भी हैं, वो भी पश्तून ड्रामों में काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं ना, तो एक सीरियल हम लोग कर रहे थे, प्लार द सर सोरे। अच्छा, मतलब बाप आपका सर का साया। अच्छा, ये उसका मफहूम निकलता है। तो उसमें मेरा बेटा, एक जो बड़ा बेटा है, तो उसने मेरे बचपन का रोल किया, मेरे छोटे बेटे ने, और जो मेरा बड़ा बेटा था उसने मेरे बेटे का रोल किया। तो जो मेरा छोटा बेटा था तो वो मेरा बचपन दिखाया उसमें। अच्छा, फिर बड़ा होके मैं बन जाता। आपको जब शौक पैदा हुआ तो कौन सी उम्र थी? फिर जब बच्चों को ये शौक है तो आपने सपोर्ट किया है कि दोनों मुझे बातें बताएं। वो तो ज़रूरत थी हमें बच्चों की, तो मैं फिर ले गया उनको। उनकी मदर जो है वो इससे बहुत मतलब सैयद घराने से ताल्लुक़ है उनका, तो वो इस चीज़ को बहुत मतलब लाइक नहीं करती। तो मैं ले गया, हमारी कुछ ज़रूरत थी बच्चों की, तो मैं उनको ले गया। तो उन्होंने किया काम। फिर उनकी अम्मी कहने लगी कि आप तो हैं, आप बच्चों को पढ़ने दें, इनको आप कहाँ मतलब इसमें लेके आ रहे हैं। आपकी अम्मी ने तो नहीं कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी अम्मी भी तस्वीरें अगर आती थी ना ज़्यादा फीमेल के साथ, तो वो क्या करती थी, अपने सराहने के नीचे छुपा के रखती। क्योंकि पठान जो फैमिलीज होती हैं उनमें तो बड़ा वो पर्दे का और इन चीज़ों का ख्याल होता है। तो कहती थी बेटा ये जो है ना तस्वीरें तुम्हारी औरतों के साथ है, लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा अम्मी ये तो अखबारों में छपती, उस ज़माने में तो मीडिया इतना वो नहीं था ना, एक PTV का दौर था। तो मैं कहता था अम्मी ये तो अखबारों में तस्वीरें आती हैं, तो इनको कहाँ छुपाओगी आप। अच्छा, तो मतलब इतनी सादा तबीयत की थी। तो मैं छोटा सा था, मैं तवे से वो कालक लेके ना मूछे बनाकर और ऐसे कपड़े वपड़े पुराने पहनकर फ़कीर बनकर भीख मांग रहा हूँ गली में, और जो है ना किसी के घर में घुस गया कटोरा लेके अल्लाह के नाम। मतलब इस टाइप की बचपन से मैं अरशद साहब से जो मैं कहना चाह रहा था वो
ये कहना चाह रहा था कि बचपन से मतलब मैं एक्टिंग लगे, वो कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, लेकिन मुझे शौक था एक्टिंग करने का, तो मैं बचपन गलियों में ही एक्टिंग कर रहा हूँ। ऑब्जर्व किया आपने, लोगों को ऑब्जर्व किया। हाँ, सऊदी मतलब सऊदी वो बन गए, वो जुब्बा सा पहन लिया और फिर हलाफल शकूरा गफूरा ऐसे मतलब बोल रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं। वैसे मैं बिल्कुल आपसे जानूंगी कि आपने मज़ाहिया किरदार बड़े ज़बरदस्त निभाए हैं, लेकिन अब जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें कॉमेडियन अब उस तरह से नहीं है। हाँ। जो पुराने हैं वो बिल्कुल हमारे लेजेंड्स हैं या उनको हम देखते हैं, लेकिन नए नहीं उस तरीके से आ रहे कि जो होने चाहिए। क्या कहते हैं आप? मैं तो कहता हूँ शहरिस, हमने काम किया, अब इधर किसी और चैनल का नाम लेने की इजाज़त है या नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूँगी कि पश्तो चैनल्स पे मेरा लाइव प्रोग्राम था। आप यकीन करें, अनवर मकसूद हमारे पाकिस्तान के बहुत लीजेंड और बहुत कमाल लिखने वाले, लेकिन हम जब वो जुमले अपने बोलते थे ना फिल्म थी, तो वो भी मैं ये समझता हूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, अनवर साहब ये अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो वो कहीं माइंड करें। अच्छा। कि हमारे जुमले में कहता हूँ कि अनवर साहब के जुमलों के बराबरी वाले ऐसे जुमले होते थे कि जैसे वो कह रहा है मुझे बलोच सुल्तान चलो तुम बात कर रहा, तुम दिमाग इस्तेमाल नहीं कर। अरे छोड़ो, मैं चढ़ा नहीं हूँ तो मैं दिमाग इस्तेमाल करूँ, क्यों दिमाग इस्तेमाल करूँ? अच्छा। अरे डॉक्टर कदीर खान ने दिमाग इस्तेमाल किया था, कौन सा उसका असर किया? आज से 20 साल पहले जब वो नज़रबंद थे, पाकिस्तान को एटमी ताकत देने वाला डॉक्टर कदीर खान, उस बेचारे को नज़रबंद किया। तो इस टाइप के जुमले हम लोग बोलते थे। या वो बोलते थे जैसे सिंधी हुकूमत है, मैं सुल्तान चांडियो का कैरेक्टर, तो लोग बोलते वो यार तुम बात कर रहे यार सुल्तान चांडियो, तुम्हारा हुकूमत में महंगाई बहुत होगी। हाँ सही मैं मानता हूँ, तो हमारे हुकूमत में महंगाई हुई है, सुइंगे से महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, पर सही रुपया तो सस्ता क्या है ना। तो वो बड़ी मासूमियत से वो ऐसी बात बोल जाता था, तो जिसको कहते हैं ना तंज और मिजा, मिजा में ऐसी छोटी सी बात, अब रुपये की हमने क्या हालत कर दी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने सही निशानदेही की है। अच्छा अरशद साहब, मुझे आप बताइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है अब जो म्यूज़िक इंडस्ट्री की सिचुएशन है, और जिस तरह आप देखें ना कोक स्टूडियो के एक से एक गाने हैं जो कि रिलीज़ हो रहे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, उसमें काफ़ी नया टैलेंट जो है वो आगे आया है और अच्छी बात है। आजकल के बच्चे जो हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म और भी होने चाहिए, सिर्फ कोक स्टूडियो नहीं। पहले 2-3 हमारे पाकिस्तान के चैनल थे, उन्होंने शुरू किया था जब ये इंडिया से आए ना प्रोग्राम, छोटे उस्ताद तो बड़े उस्ताद तो ये। अच्छा। तो हमारे चैनल्स बड़े चैनल्स थे, उन्होंने शुरू किए थे ऐसे प्रोग्राम, लेकिन इत्तफाकन नहीं चल सके, पता नहीं क्या बात है, चलने चाहिए थे। लेकिन आजकल बच्चे जो अभी जो आप बता रहे हैं कि जो एक सॉफ्ट ड्रिंक है उनका जो प्रोग्राम आते हैं, तो उसके अंदर जो सिंगर गा रहे हैं, नए बच्चे इंट्रोड्यूस कराते हैं, अच्छी आवाज़ें हैं, और पूरी दुनिया के अंदर मतलब इनके गाने जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, पूरी दुनिया में हिट होते हैं। और लेकिन अब चीज़ें कितनी आसान हो गई, आप लोगों के दौर में तो ज़ाहिर आपको इवेंट्स करने पड़ते थे, फिर ज़ाहिर है वो एल्बम्स बनती थी, फिर जनाब आपको होता था कि यार अब ये चल जाए। अब तो रातों रात सोशल मीडिया पे स्टार बन जाते हैं, गाना आता है वो हिट होता है और जनाब सबको पता चल जाता है। वो गाना 24 आवर्स किसी ना किसी चैनल पे चल रहा होता है। तो जब इतना चलेगा, इतना वायरल होगा, तो अगर मैंने इस चैनल पे नहीं देखा तो यहाँ देख लूंगा, अगर यहाँ नहीं देखा तो यहाँ देख लूंगा, वो दिन रात गाना चलता है। कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं है, मुश्किल ही। आजकल जो है ना, जैसे कॉन्सर्ट्स हो रही हैं, उसमें भी वही आर्टिस्ट ज्यादातर बुक हो रहे हैं जिनकी रेटिंग देखते हैं। अब रेटिंग व्यूअरशिप जिसकी ज्यादा है सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे भी है कि जो बेला वजह के उस्ताद बने हुए, नाम लगा दिया कि फलाना उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान फलाना, तो अभी बेचारे मजाक में जो है ना, ये इनकी रेटिंग बढ़ गई। अब रेटिंग दूसरे वे में बढ़ी है, इनकी गाने में नहीं बढ़ी, मजाक में इनको फेमस हो गए। वो इतने फेमस हो गए कि आपके बड़े चैनल जो उनको बुलाते हैं, उनको पे करते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं। वैसे ठीक भी है या नहीं? गलत है ये गलत है। देखिए, इसमें जो डिजर्व करते हैं ना आर्टिस्ट, उनका हक मारा जाता है। अच्छा। जो एक अच्छा गाने वाला है, आप उसको बुलाइए। सही। अब ज़रूरी नहीं है कि उसकी रेटिंग वो आजकल के हिसाब से नहीं, आप भी जानते हैं कि रेटिंग किस तरह से बढ़ाई जाती है, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि आपने अगर यंगस्टर में अपनी रेटिंग बढ़ानी है, या अब तो फॉलोअर्स बिक रहे हैं। जी 2,500 रुपए दे, इतने फॉलोअर्स ले लें। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे उस तरह से नहीं करना। सही।
मेरे मेरे असल जो मेरे लाइक करने वाले लोग लेकिन हैं। फिर वही बात है ना कि अरशद साहब, फिर वो एक ही गाना होता है, वो एक दफा वायरल हो गया, कितनी बार आप ये एफर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। वो जो एक हकीकी सिंगर है, यहाँ पर एक बाय बर्थ जिसमें फन है या जिसने खुद को पॉलिश किया हुआ, उसकी तो बात ही हो रही है ना, तो जो गाएगा वो अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आपसे ना बिल्कुल ये जानना चाहूंगी कि आज आपकी सालगिरह है, 68 इयर्स की आप हो गए हैं। वैसे तो मर्द हजरात भी आजकल अपनी एज बताते नहीं है, लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर, और आपको देख के भी नहीं लगता कि आप वाकई 70 साल के करीब जा रहे हैं। तो ये जो जिंदा दिली है, इसका राज क्या है? देखिए, मैं खुश रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी को हर्ट ना करूँ, कोई ऐसी बात ना करूँ कि मुझसे कोई नाराज़ हो। माशाल्लाह। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि जहाँ मैं बैठा होता हूँ, दोस्तों यारों में मेरे दोस्त सुन रहे हैं, और वहाँ पर भी बस इसी तरह से हमारे सिंधी में कहते हैं खिल भोग मस्तियों चहचटो, ये होना चाहिए। तो ये यादें अच्छी छोड़ के जाओ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं नासिर साहब आपसे भी कुछ सुन लूँ थोड़ा सा? बिल्कुल। क्या सुनाएंगे जो आपको अच्छा लगता है? वो जो है एक नूरजहां मैडम का है, मुझे जाहिर है मैं सिंगर अच्छा, तो पंजाबी में नहीं, उर्दू में। अच्छा, उर्दू में, ओके। ये होता है पैशन, और ये जो बाय बॉर्न मतलब बाय बर्थ आपको जो एक शौक होता है ना, अदाकारी क्या, गायकी क्या, वो ऐसे नजर आता है कि आपको कहा जाए और आप जनाब पेश कर दें। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके ये वक्त मेरे के लिए बहुत मतलब एहसास की बात है कि अरशद साहब बैठे हुए हैं और हमारे पाकिस्तान के लीजेंड मतलब सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे गाना नहीं चाहिए था इनके सामने। नहीं, क्यों नहीं गाना चाहिए? तो गाना चाहिए। नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपसे मुलाकात करके। और अरशद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आज आपने घर जाके भरपूर तरीके से सालगिरह मनानी है बेगम के साथ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ लोग मेरी सालगिरह मना रहे हैं और जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं पूरी दुनिया में से, उन सब का मैं तमाम का शुक्रिया अदा यहाँ बोल चैनल से कर रहा हूँ। सबको मैं मैसेज नहीं कर सकूंगा, तो इससे मैं बोल से उनका सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जाहिर है मुश्किल होता है सबको एक साथ मैसेज करना, तो आप दोनों हजरात का शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। अब बात करते हैं क्रिकेट की, और पाकिस्तान जहां गली गली क्रिकेट लवर्स पाए जाते हैं, यहाँ के करोड़ों रुपए माहाना के अखराजात जो हैं, वो हमारी कौमी क्रिकेट टीम का हाल ये है कि वो अखराजात अपनी जगह पर, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं हमें नज़र आती। कुछ टीमें, छोटी टीमें इनको टफ टाइम दे जाती हैं, इनकी ट्रेनिंग्स इनको दिलवाई गई, लेकिन बड़ा मुश्किल से इनको ना सीरीज़ बराबर करनी पड़ती है या जीत पाते हैं। वाइट वॉश के ख्वाब बस हम देख सकते हैं। कभी हमें जो है ना हकीकत में ये नज़र नहीं आया कि हमारी जो टीम हो वो अनबीटेबल हो और ऐसे खेले कि हम बड़े कॉन्फिडेंट होंगे यार ये कर जाएंगे। खैर, कल का मैच जो कि आप लोगों ने देखा कि आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, पाकिस्तान ने सीरीज़ तो अपने नाम कर ली है 2-1 से। अब आगे इंग्लैंड से भी हमारी मैचेस आ रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो तैयारी कैसी है? सैयद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अवैस, मैंने अभी जो इस सेगमेंट के शुरू में बात की है कि अखराजात बेशुमार हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अच्छी खासी इनकी सैलरीज होती हैं, लेकिन कभी ये टीम हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई कि पाकिस्तानियों बेफिक्र हो जाओ, हम ऐसे खेलेंगे कि छा जाएंगे। क्या वजह इसकी आपकी नज़र में? देखें, पाकिस्तान टीम तो इसलिए जानी जाती है, आपको पता है, हार्ट अटैक्स के लिए, लेकिन जिस तरीके से कल पाकिस्तान टीम ने खासकर आयरलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, इफ्स एंड बट्स तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। आयरलैंड की अगर बात करूं तो हमारा थोड़ा सा एक अलमिया ये है कि हमारी आवाम समझती है कि शायद ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आयरलैंड एक डिफरेंट टीम आपको नज़र आती है, लेकिन वो भी कुछ स्टेजेस से ऊपर आए हैं। अगर क्वालिफायर्स की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अपना क्वालिफायर्स के अंदर जानी जाती है अफगानिस्तान के साथ। उन्होंने टफ टाइम पाकिस्तान को दिया, और आपको ऐसी टफ सीरीज चाहिए होती है बड़े टूर्नामेंट से पहले। अब बहुत से आपके लूप होल्स जोन से हैं वो ओपन यहाँ पर हुए हैं। मैंने कहा ना, पाकिस्तान जाना तो जाता है हार्ट अटैक के लिए। कल आप देखें, एक डिफरेंट बॉल गेम पाकिस्तान ने खेली है। 300 प्लस स्ट्राइक रेट से आजम खान ने भी कल बैटिंग की, 180 प्लस स्ट्राइक रेट से 178 के करीब बाबर आजम का कल स्ट्राइक रेट था। रिजवान की बात करूँ, वो भी 140 के लगभग उनका स्ट्राइक रेट था। तो आपको डिफरेंट पाकिस्तान बैटिंग कल नजर आई है। वही बात है ना, हम लोग ना इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। ये जो कंसिस्टेंसी जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, वो हमें क्यों नहीं नजर आती है? किसी मैच में सारे चल जाते हैं, किसी मैच में कोई भी नहीं चल के देता, कि अल्टीमेटली फिर हम हार ही जाते हैं। अब बाबर की आप बात कर लें, किसी मैच में बिल्कुल नहीं चलेंगे, किसी मैच में चल जाएंगे।
अब आजम खान, इससे पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मिस की हैं, लेकिन इस बार लग रहा है प्रॉपरली अवेल की है। तो ये जो एक तसलसल है ना, वो हमें नजर नहीं आता। देखिए, तसलसल तब आपको नजर आता है जब आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, चले मैं बॉलिंग के बाद आऊंगा, बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करूं वो कहीं ना कहीं नंबर्स पे सेट है। इस वक्त इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर के अंदर। ओपनर्स आपके पास 4 से 5 मौजूद हैं। जो मिडल ऑर्डर की बात करें वहां पर आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। कल आपको देखा होगा बाबर आजम खुद बैटिंग करने 1 डाउन पे आगे, फखर जमान आपके मिडल ऑर्डर में मौजूद हैं, आजम खान मौजूद हैं। उस्मान खान के बारे में बात हो रही है कि उस्मान खान को किस लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं अपनाया जा रहा। आपने उनको टीम में रखा, पिछली सीरीज उनकी बुरी जरूर थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस उनको दे के आप आयरलैंड लेके जा रहे हैं और आप अब उनको खिलाते नहीं है 3 T20 मैचेस में। अब आप उनको उस मैचेस में खिलाएंगे जो कि इंग्लैंड के खिलाफ है और टफ सीरीज है, पाकिस्तान की आसान नहीं होगी। उनकी फुल फ्लेश टीम वहां पर आ रही है। जब तक आपके पास सेट बैटिंग ऑर्डर नहीं होगा नंबर्स पे, अच्छा, तो ये मामला आपकी राय क्या है? अब जिस तरह हमने देखा कि शाहीन जब कैप्टनसी उनको मिली थी तो 1 डाउन आए बाबर, उसके बाद शाहीन चले गए, बाबर खुद कैप्टन बने तो भी 1 डाउन आए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साइम अयूब नहीं चले, साइम अयूब कुछ मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। अब आगे आपको पता है टफ सीरीज़ है इंग्लैंड से, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ये हमारा जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? रिजवान बाबर, फ़खर बाबर या कौन? देखिए, मैं इस हक में तब नहीं था कि जब आप लोगों ने बाबर आजम और रिजवान को चेंज किया था अपने बैटिंग ऑर्डर के अंदर। वो बड़ा एक ज़बरदस्त आपकी जोड़ी चल रही थी। आपने कल भी देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। साइम की बात करें, साइम पे बहुत ज़्यादा हाईली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान टीम ने की हुई है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम जॉनसन पे रिलाई भी करती है कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे। कल भी आपने साइम अयूब को देखा होगा। ठीक है, आपकी एक सिग्नेचर शॉट है, नो लुक शॉट, जिस पे आप बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात भी होती है कि आपकी सिग्नेचर शॉट एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन आप पाकिस्तान टीम के ओपनर हैं, लीग टीम के आप ओपनर नहीं हैं। आपको एक चीज़ अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि जो मेरी यूटिलाइजेशन है 20-25 रन जो मैंने करने हैं, उसको मैंने कन्वर्ट 50-60 रन में करना है। इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा उनकी बैटिंग के अंदर फ्लो में रही है, जो कि प्रेशर जाके आगे पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर पे आएगा। तो मैं खुद इस चीज़ पे अभी पहले भी एक शो कर रहा था, मैंने उधर यही बात की थी कि मेरी आज फीलिंग यही है स्टिल कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान टीम में बहुत सी चेंजेस आपको नजर आएंगी, चाहे वो बैटिंग के अंदर हो, चाहे आपके बॉलिंग यूनिट के अंदर आपको नजर आए। आपका जो स्पिन बॉलिंग यूनिट, आपका जो जेन्युइन स्पिनर था उसामा मीर, उसको आपने ड्रॉप किया। बैटिंग पे बताएं, पहले बैटिंग पे बताएं, आपके ख्याल में ओपनर्स किसको रखना चाहिए? मतलब फर्स्ट 2 जो प्लेयर्स हैं, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप साइम अयूब जिस तरीके से अपना फ्लॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा रिजवान और बाबर आजम के साथ ओपनर जाना चाहूंगा। उसके बाद आपके पास फखर जमान मौजूद हैं। आप आजम खान पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। चौथे नंबर पे आजम खान पे अगर आप रिलाई करें, आजम खान आपके आ जाते हैं। 5वें पे आपके पास इफ्तिखार आ जाते हैं। 6ठे पे फिर आप शताब खान की बात करें। 7वें पे इमाद वसीम आपके पास हैं। 8वें पे फिर आपके 3 फास्ट बॉलर्स कर लें, आमिर आ जाएंगे, शाहीन शायद आ जाएं, आमिर आ जाएं, नसीम शाह आपके पास आ जाएं। तो अवैस कल शाहीन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक 3 विकेटें उन्होंने निकाली हैं, 12 रन दिए हैं, 4 ओवर्स थे, ऐसा ही है। देखिए, जब आप बात करते हैं हंटिंग इन पेस फास्ट बॉलर्स की, तो आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे एंड पे जो फास्ट बॉलर रखा है वो अपनी इकोनॉमी रेट मेंटेन करके रखे। आमिर की बात अगर करें तो आमिर, आपको पता है इकोनॉमी रेट अपना बड़ा ज़बरदस्त उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। इससे पहले भी मुझे याद है कि आमिर की बात करूं शाहीन के साथ, तो पहले भी T20 में दोनों फास्ट बॉलिंग करवाते रहे, तो वहां पर भी हंट इन पेयर्स बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। शाहीन से आपको यही परफॉर्मेंस चाहिए। स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, जब उनकी बात होती है पूरी दुनिया के अंदर बॉलर्स की, तो वो सबसे पहले क्लिक करता है कि यार ही इज अ स्ट्राइक फास्ट बॉलर। तो वो जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर का जो एक आप लेके चलते हो लेवल, तो दैट मींस कि आपको स्ट्राइक करना पड़ता है विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे। अल्लाह करे वो आगे भी ऐसे परफॉर्म करते रहे। आखिर में बस छोटी सी बात मुझे बता दें कि जो नसीम को बिठा के हसन को मौका मिला है, बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, वो ठीक था? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। ये वर्ल्ड कप से पहले भी बात हो रही थी कि फहीम और हसन कहाँ से आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन ये बहुत सारी बातें जो समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे चेंजेस हमें नजर आएंगे। अल्लाह करे कि अच्छे चेंजेस हो। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ और आपने अपना वक्त दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अब देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। एक और बहुत अहम टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, और अमूमन कम ही इस पर मीडिया पर बात होती है। जूस की इंडस्ट्री पाकिस्तान में इन दिनों काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। रवां बरस हालिया टैक्सेस में इजाफे की वजह से जूस की फ़रोख्त में 30 से 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। पिछले बजट में 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की वजह से सनत की फ़रोख्त 43 अरब रुपए तक गिर चुकी है।
तो रवा बरस हुकूमत ने आमदनी की कमी को पूरा करने के लिए फेडरल टैक्स को 20% तक बढ़ा दिया है। टैक्स लेवी डबल होने पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। इसी पर बात करने के इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के वहीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा वहीद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो ड्यूटी लगाई गई है इस पर आपकी जाती राय क्या है? देखें जी, ये FED जो 20% लास्ट बजट में लगाई गई है, उससे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इंडस्ट्री जो है 40% जो उसकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो गई है। इससे 3 नुकसानात हो गए हैं। एक तो जो किसान से जो हम फल खरीदते हैं, टोटल जो हम फल बनाते हैं उसका 1 लाख टन जो पाकिस्तान में जो बनाते हैं, जिसमें 70% आम का हिस्सा होता है, उसके अलावा सेब, केला, पीच और अमरूद का होता है। और इससे क्या हुआ है कि जो किसान की क्लास 2 और जो क्लास 3 होती है, जिसका साइज छोटा होता है, वो पल्प में जाता है सब। तो उसमें किसान को भी नुकसान हुआ है और उसके अंदर जो पल्प बनाने वाले जो आम की गूदा जो इंडस्ट्री है, उसको भी उनकी भी सेल 50% डिक्लाइन हुई है। फिर उसके बाद आती है तीसरी इंडस्ट्री ब्रेवेजेस की, उसको भी नुकसान हुआ है। तो बात ये कि जो सेल्स डिक्लाइन हुई है FED 20% लगाने के बाद, जो अनडॉक्यूमेंट कंपनीज हैं उनको बेनिफिट हुआ है। जो ना फ्रूट में पल्प डालते हैं, जो स्क्रीन और कलर और फ्लेवर बेस्ड जूसेस बनाते हैं, उनको तो बेनिफिट हुआ है। जो फ्रूट कंटेंट ज़्यादा डालते हैं, जो प्रॉपर जो है जूस इंडस्ट्री में नाम है, उनको उनकी सेल डिक्लाइन हो गई है। अगर मैं बात मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है कि जो सही काम करने वाले हैं पाकिस्तान में, उनके लिए मुश्किलात को बढ़ा दिया जाता है इस तरह के फैसले करके। तो क्या ये जो फैसला किया गया ड्यूटी लगाने का, आप लोगों को क्या एतमाद में लिया गया था या फिर बस एक नोटिस आ गया, बस अमल करें हम? बस जी नोटिस आ गया, अमल के ऊपर बस किया आ गया। इंडस्ट्री का कोई पूछने वाला नहीं। बात है कि अगर आपने FED 20% लगाई तो आपने टैक्स कितना रेवेन्यू हासिल किया? आपने तो लॉस कर दिया एंड ऑफ द डे। यहाँ पे अगर मैं ब्रेवेजेस इंडस्ट्री की बात करूँ, वहाँ पे 10 से 12 हज़ार लोगों का रोजगार लगा हुआ। पल्प की इंडस्ट्री की बात करूँ तो 3 से 4 हज़ार बंदा उधर भी लगा हुआ है। फिर अगर मैं ग्रोइंग साइड पे आता हूँ, वहाँ पे तो कम से कम 30 से 40 हज़ार बंदा जो है इससे बेनिफिट करता है। बात है कि आप यहाँ पे कोई जो है ना पूछा नहीं जाता इंडस्ट्री से, जो है लाइक IMF की मेरा ख्याल से कंडीशन की वजह से जो है पूरे पाकिस्तान में जो ब्लैंकेट लगाया गया है। मुझे ये बताएगा वहीद साहब, अब इस सारी सूरत हाल में बगैर पूछे ये कर दिया, ठीक है जी, IMF की भी कुछ शराइत हैं जिन्हें पूरा करना है और कोशिश की जा रही है कि बस टैक्स किसी तरीके से ना बढ़ाया जाए और पैसा इकट्ठा किया जाए। आपके ख्याल में ये जो मौसमियाती क्लाइमेट चेंजेस के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पैदावार को भी ज़ाहिर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिमांड्स उस तरीके से नहीं पूरी हो पा रही हैं, वो चीज़, और उसके बाद ये जब टैक्स लगने के बाद आपने बोला कि सेल्स भी कम हो गई हैं, मार्केट किस तरह इफेक्ट हो रही है, किस तरह फार्मर्स इफेक्ट हो रहे हैं इन दोनों चीज़ों से? अच्छा, ये 2 चीज़ है। पहले तो सेल का जो मैं इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ, जो डिक्लाइन हुई है, सिर्फ लोकल सेल डिक्लाइन हुई, एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट है। क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्री चलती है, स्केल ऑफ इकोनॉमी, तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, तो आपकी लोकल सेल और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन आई। अब दूसरी बात है कि क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान का तो बहुत ही बड़ा मसला है। अगर मैं इस बात करूं, क्लाइमेट चेंज 2013 से जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था पाकिस्तान में, आपने देखा होगा फ्लड्स आना शुरू हुए हैं और अब तो तेजी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही अगर मैं बात करूं आम के ऊपर जो हमारी टोटल प्रोडक्शन होती है 1.8 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है, और जो पंजाब की जो प्रोडक्शन है वो 70% जो है प्रोडक्शन का हिस्सा है, जिसके अंदर इस टाइम पे 35 से 40% जो प्रोडक्शन है वो कम है। और इसकी तरह सिंध के अंदर जो 30% शेयर है, उसके अंदर 20 से 25% जो प्रोडक्शन कम है, और जो खैबर पख्तूनख्वा वहाँ 1% है हिस्सा। बाद टोटल हमारी इस बार 35 से 40% प्रोडक्शन आम के अंदर कम है। उसकी मेन रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। सर्दियाँ देर तक रही और जो गर्मियाँ देर को आई, यानी कि फिर वही बात है ना कि दोनों तरीकों से बेचारा किसान परेशान है और ये मार्केट की ज़ाहिर है हालत ख़राब है। आखिर में मैं चाहूँगी कि आपका हुकूमत से मुतालबा क्या है, इस मसले का हल क्या है? किसान तो कौन पूछने वाला है? आपके सामने इतना बड़ा वीट का इशूज है जो इम्पोर्ट कर लिया और लोकल इतनी है, तो यहाँ पे पता नहीं जी जो बाबूज बैठे हुए क्या प्लानिंग करते, सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं। बात यह कि मेरा जो हुकूमत से ये मुतालबा है
कि जो FED 20% के अलावा हमारा 18% GST भी है। जूस इंडस्ट्री जो है 38% टैक्स भर रही है, और मेरा मुतालबा है कि जो FED लगाया 20% उसका एबॉलिश करें, उसको ख़त्म करें इस बजट में 2024-25 के अंदर। और मेरी अपील है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे नहीं चलेगी, आप लोगों को कोई प्लानिंग होना चाहिए, कोई विजन हो हुकूमत का। अगर विजन नहीं होगा मुल्क नहीं चलते। सही बात है, समझ आता है प्लानिंग क्या बिल्कुल करते हैं। आपने ठीक कहा, कोई विजन होगा तो ही चीजें बेहतर होंगी। प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बंद कमरों में ठंडे कमरों में फैसला करके इम्पोज कर दिया और आप लोग जिस तरह परेशान हैं, ऐसे नहीं सिस्टम चल सकता। बहुत शुक्रिया आपका वहीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। नाज़रीन, होप्स हो आपको आज का शो पसंद आया होगा। बहुत से इशूज़ पर हमने बात की है, बहुत कुछ समझने सीखने का मौका मिला होगा। कल फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।